ओके मैम, सीटेट होता क्या? सीटेट ना एक एग्जाम होता है कि आप इससे एक सर्टिफाइड टीचर बन जाते हैं। ये बोला जाता है कि सीटेट एग्जाम इजी है। को ज्यादा ही कैजुअली ले लेते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज? अगर मैम 5 सेक्शंस होते हैं, मैथ, ईवीएस और 2 लैंग्वेजेस होते कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीएड में एनरोलमेंट कर लिया है और जिन्होंने डीएलएड या बीएलएड किया है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल कर चुके हैं। जो टीचर्स भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग सेंटर की जरूरत है, या एवरेज स्टूडेंट भी एक टॉपर बन सकता है, या फिर ऐसा क्या करे जो एक स्टूडेंट कम समय में भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सके? ऐसे ही कुछ पॉइंट हम क्लियर करेंगे अपने इस शो में, द अनम्यूट शो, पावर्ड बाय कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन। मैं आपकी होस्ट सीमा शर्मा। आज हमने अपने शो पर बुलाया है विशाखा को। इनसे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे व्यूअर्स को हेल्पफुल करेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। आप बताइए, आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अभी? मैम अभी मैं सीटेट एस्पिरेंट्स जो हैं उनको गाइड कर रही हूँ। ओके मैम, सीटेट होता क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे? यस मैम, सीटेट ना एक एग्जाम होता है, दैट इज सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या होता है कि इस आपका गेटवे है कि आप इससे एक सर्टिफाइड टीचर बन जाते हैं। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है या प्राइवेट के लिए भी जरूरी है? नहीं मैम, ये प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए होता है, सेमी गवर्नमेंट एज वेल। क्योंकि अभी मतलब प्राइवेट में भी आपको अगर अच्छा स्केल लेना है, इवन गवर्नमेंट ने तो अब मतलब नॉर्मली भी कंपलसरी कर दिया है सभी के लिए सीटेट। कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं? मैम जिन्होंने बीएड में एनरोलमेंट कर लिया है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। ओके। और जिन्होंने डीएलएड या बीएलएड किया है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल। और जो बाकी मतलब कर चुके हैं, जो टीचर्स भी हैं, जो अभी मतलब स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। अभी कब होने वाला है ये सीटेट एग्जाम? मैम 6 सितंबर को। तो आप ये बताइए कि जो बिगनर्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए, क्या वो आसानी से इसको क्लियर कर देंगे, कर सकते हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में ना फियर होता है कि कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गाइड। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली क्या है कि हमें अंडरस्टैंड करना है एग्जाम को। फिर उसके कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज होती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में जरूरी है। एंड द थर्ड वन, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पे बाकी दोनों भी डिपेंड करते हैं, दैट इज प्रॉपर गाइडेंस। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस होगी तो फिर हम कोई भी एग्जाम मतलब इजीली क्लियर कर। ये बोला जाता है कि सीटेट एग्जाम इजी है, लेकिन फिर भी मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या? उसके पीछे का रीजन मैम एक तो यही होता है कि उसको ज्यादा ही कैजुअली ले लेते हैं जी। तो इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि कर लेंगे, बट एक्चुअली लगता है देखने में इजी, बट टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मतलब उसके आंसर्स करने होते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ट्रिकी होती है, ऑल्सो क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, तो उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में कर पाना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस ना की हो। कितने सेक्शंस होते हैं इसमें, लाइक सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें? सेक्शंस मैम 5 सेक्शंस होते हैं। पेपर 1 में हमारा सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज सीडीपी उसको यूजुअली कहते हैं जी। फिर हमारा मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, और 2 लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस में आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई और भी? हाँ जी। तो कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन होता है इसमें, सब्जेक्ट? मैम मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो सबको लगता है वो सीडीपी होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि होता तो बहुत आसान है सीडीपी जी, बट क्या है कि उसको अगर हम अंडरस्टैंड करके पढ़ रहे हैं तो वो बहुत इजी बन जाता है। जैसे मैथ्स होता है ना, अंडरस्टैंड कर लिया तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वही जी, है ना, आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। बट अगर आपने उसको सिर्फ रोट लर्निंग की है ना, थ्योरीज को सिर्फ रटा है, उसको आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसकी नहीं समझ पाए हैं, तो फिर आपके मार्क्स कटते हैं वहाँ। द रीज़न बीइंग, दिखने में लगता है सीडीपी 30 मार्क्स का है, बट एक्चुअली वही पेडागोजी वो 15-15 में बाकी सब सेक्शंस में भी डिवाइडेड है। जैसे कि आपका मैथ्स होगा तो 15 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट के होंगे मैथ्स के, और बाकी 15 पेडागोजी होगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज में भी उसमें क्वेश्चन पेडागोजी, तो टोटल 90 मार्क्स की पेडागोजी बन जाती है वो। फिर सीडीपी में अगर हम कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो ऐसा कोई टॉपिक है पर्टिकुलरली कि जो मोस्ट स्कोरिंग हो, हाईली स्कोरिंग? यस मैम, जो थ्योरीज है ना
जी। उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, है ना। जी। तो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग ये एक ऐसे थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ज़्यादा आगे रखा है, जो अभी हमारे स्कूल्स में भी फॉलो हो रही है जी। कि हमें लेक्चर बेस्ड या ज़्यादा टीचर बेस्ड नहीं रखना है चीज़ों को, बल्कि चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी फॉलो करनी है, ताकि मतलब बच्चे एक्टिव लर्नर्स बने, सिर्फ पैसिव लर्नर्स ना बने। बेसिकली साइकोलॉजी होती है ना स्टूडेंट्स की, हम किस तरीके से डील कर सकें क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो आफ्टर दैट जैसे मैथ्स आपने बात किया अभी, हाँ। तो मैथ्स तो थियोरी बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रैक्टिकल से। जब उसमें क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे टैकल करें बच्चे? कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो, तो उनके लिए कैसे गाइड करेंगे आप? जो 15 क्वेश्चंस हैं पेडागोजी वाले, वो तो जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। हाँ जी। और जो 15 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें सॉल्व करना है, वो बेसिकली 6 to 8 लेवल का रहता है। तो उतने हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है सीटेट, क्योंकि वहाँ पे आप सीटेट आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। वो आपकी जो कैलकुलेशंस है ना कि आप कितना ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, वो नहीं चेक कर रहा, वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। मोस्टली ऐसा क्या पॉइंट है जो बच्चे ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं? लाइक सर्कल करना, जो सर्कल्स होते हैं उनको फिल करना, या फिर क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से स्कोर नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है सीटेट? तो मैम वही है जो टाइम मैनेजमेंट और OMR बेस्ड, इसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कुछ लोग थोड़ा सा ये कर देते हैं कि पूरा पेपर ना सॉल्व कर देते हैं एक ही वन गो में, कि चलो हम पेपर सॉल्व करेंगे और बाद में एक साथ फिल कर लेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। बट एक्चुअली वो चीज़ उल्टी होती है। होता क्या है, वो हमारे ना माइंड पे प्रेशर क्रिएट कर देती है। सपोज करिए 2.5 आवर्स का पेपर है हमारा। अब हमने देखा हमें 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, बट नहीं सॉल्व हो पाया 2 आवर्स में, ज़्यादा चला गया। अब लास्ट में देखा 15 मिनट्स बचे हैं, प्रेशर क्रिएट हो गया माइंड पे। अब जल्दी जल्दी फिल करेंगे, और फिल करने के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम गलत फिल कर देते हैं, और एक बार गलत हुआ तो उसमें करेक्शन का कोई चांस अंडू नहीं है उसमें। हाँ, और जब तक हमारा ध्यान जाता है ना कि हमने गलत कर दिया, तब तक और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसके चक्कर में और गलत कर देते हैं। तो मतलब हमें रिलैक्स रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और वन गो में हमें सॉल्व नहीं करना है। मतलब एक क्वेश्चन रीड करें और उसके साथ उसका ही सॉल्यूशन पहले मार्क कर लो। नहीं, वो भी नहीं कहूंगी मैं ये कहूंगी कि एक सेक्शन कर लीजिए आप। एक सेक्शन कर लीजिए साथ में। हाँ, एक सेक्शन सॉल्व करा, फिर उसको फिल कर लिया, दूसरा सेक्शन किया, उसको फिल कर लिया। फिर मैथ्स में अगर आप बात करें तो कौन सा टॉपिक हाईली स्कोरिंग है? मैं सब्जेक्ट वाइज ही बात करूंगी आपसे। जैसे CDP का मैंने बताया कि हाईली स्कोरिंग क्या है, ऐसे मैथ्स में हाईली स्कोरिंग टॉपिक है कोई? हाँ मैम, मैथ्स में ना जो 15 मार्क्स है हमारी कैलकुलेशंस वाले, उनमें बेसिक एरिथमेटिक आता है, जैसे कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, और इनके क्वेश्चंस भी आप देखेंगे ना तो ज़्यादा हाई फाई नहीं होते। द थिंग इज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कि टेंथ्स, डेसिमल्स की बात करें तो टेंथ्स, हंड्रेड्स, मतलब पॉइंट वाला पढ़ा है लोगों ने, बट टेंथ्स क्या होता है, हंड्रेड्स क्या होता है, वो नहीं पता है, TH वाला कौन। तो वो चीज़ें फ्रैक्शंस में है ना, वो चीज़ें। और इंग्लिश वगैरह का, इंग्लिश हो गया, मतलब लैंग्वेजेस अगर हम बात करें। एंड तो मैम लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि जो 15 मार्क्स हैं वो तो पेडागोजी के हो गए, बट जो 15 मार्क्स बचे हमारे, वो कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है। और ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं स्कूल से, तो अगर ठीक है मतलब छूट गई हैं चीज़ें, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी तो आराम से हो जाएगा, वो हैबिट डेवलप हो जाती है कॉम्प्रिहेंशन की। प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, एस्पिरेंट्स देखे हैं, जो वो ये सोचते हैं कि हम तो हाईली क्वालिफाइड, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, होते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या बताओगे उनको करने के लिए प्रैक्टिस? तो मैम प्रैक्टिस एक तो रेगुलर रखनी है हमें, और क्योंकि किसी भी पेपर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट आप 5 to 10 ईयर्स के आप देखेंगे, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप फिर उन्हीं चीज़ों पे वर्क करने लगेंगे, और फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में भी देना है ना, तो 1 गो में आपको बैठना होगा 2.5 आवर्स। हाँ, जैसे आप बिल्कुल एग्जाम ही अपेयर कर रहे हैं। यस, तो मॉक टेस्ट, लोग मॉक टेस्ट देते हैं, बट फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। द रीजन बीइंग उसको तरीके से नहीं करते, बीच में स्टॉप कर देंगे, आंसर देख लेंगे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक वो ना सिर्फ रट्टाफिकेशन भी करते हैं, वो समझते नहीं है क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन रीड करके आंसर क्या है उसको सिर्फ याद कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आई थिंक
जो मैं समझ रही हूँ। होता है मैम, ये ऐसा बहुत होता है होता ना? है, हाँ, बट वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सीटेट आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा होता क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं? है। रिपीट क्वेश्चंस तो शायद नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस सेम रहते कितने आवर्स की तैयारी चाहिए एक बच्चे को? हैं मैम। ये पूरे डिपेंड दिन करता में? है ना कि जी। अच्छा एक दिन में हम्म, मिनिमम 1 से 2 आवर्स भी देंगे अगर, वो तब है जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हों। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे बेसिक्स अच्छे थे, तो मुझे ऐसे इंडिविजुअली टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड मेरा स्कोर भी जैसा मैंने आपको बताया भी था, तो आई स्कोर्ड 130 आउट ऑफ 115 पेपर 1, जो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। जी। और पेपर 2 में भी मेरा 120 आउट ऑफ 150 है विद मैथ्स एंड साइंस। ओके, या बहुत अच्छा था ये तो हाँ वाकई जी। में। लेकिन आपने किसी ऐसे स्टूडेंट को देखा है या फिर किसी भी इंसान को जो डीमोटिवेटेड हो और आपसे बात करके वो मोटिवेट हुआ हो और सक्सेस भी उसने पाई हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल। बताइए। क्या था ना, जब मेरा क्लियर हो गया इट्स ओके, बट मेरा बचपन से ये रहा है कि हम अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करना और जी। उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझाना। तो सीटेट के लिए मैंने फ्रेंड्स वगैरह को भी गाइड किया, एंड अभी मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय में मुरादनगर में एक कॉन्ट्रैक्चुअल टीजीटी मैथमेटिक्स वर्क कर रही थी। तो वहाँ पे अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, तो उनमें क्या बोला गया है कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं हमारे, ओके। सिर्फ वो रिलैक्स हो सकते हैं जो 5 इयर्स की जिनकी जॉब बची है। क्यों? अदरवाइज हर टीचर को हाँ। सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मतलब चाहे Okay. आपको कितनी भी इयर्स हो गए हो जॉब में, एक्सपीरियंस चाहे Yeah. कितना भी हो, सीटेट क्लियर सीटेट करना क्लियर ही है। करना है। तो एक मैम थी जो वैसे तो 30+ इयर्स हो गया उनको एक्सपीरियंस इन सर्विस, जी। बट तो वो बहुत काफ़ी परेशान थी कि भाई किस तरह से होगा, और पढ़ाई से भी एक गैप आ गया Gap आ है गया, ना, अपना बिल्कुल। सब्जेक्ट पता है वो ठीक जी। है। तो मैंने उनको गाइड किया, उनको बताया कि मैम आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा आपको, है ना। टाइमली वो मुझसे गाइडेंस लेते रहे, एंड यू वोंट बिलीव कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही Clear किया। 107 मार्क्स स्कोर किए। ओह रियली? या गुड। लाइक 90 हमारा होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, बट शी स्कोर्ड 107। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको हाँ। तो प्राउड फील होता होगा। बहुत अच्छा शायद लगता इसी है। से आपने सोचा कि मेंटोर बन जाते हैं। हाँ जी मैम, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे और भी लोगों को गाइड करना चाहिए। लेकिन बच्चे ना जो हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कि लाइक कोई भी बुक ले लेंगे, जैसे आपने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लेते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना, लेकिन फिर भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या कोचिंग ज़रूरी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए? मैम कोचिंग ना इसलिए होता है कि वहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगती है वो है कि डिस्कशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्कशंस आप बुक्स को पढ़ोगे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। 400 to 500 पेजेस की बुक्स होगी, जी। क्या आप उसको पढ़ सकते हो पूरा? मतलब अगर आप में मोटिवेशन होगा आप उसको कुछ दिन पढ़ोगे बुक को, बट आप कंप्लीट नहीं करोगे, है ना। मैक्सिमम टाइम से ये होता है, बुक खरीद लेते हैं बट उसको कंप्लीट नहीं करते। बट जो डिस्कशंस होते हैं वो हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाते हैं, और हम जैसे ही उनसे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं, आप ये मतलब जनरल लाइफ में भी सोच सकते हो, आपसे किसी ने बात की, वो चीज़ें आपके दिमाग में रिपीट होती रहेंगी। इसी तरह से जब डिस्कशंस होते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, बट जब हम पढ़ रहे होते हैं बुक में या बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेक्चर बेस्ड, तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि दिमाग को भी प्रेशर फील होता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, इतनी चीज़ें तो दिमाग में जा भी नहीं सकती। तो डिस्कशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने DU से बीएड किया था, तो वहाँ पे क्लास में डिस्कशंस होते थे, तो कोचिंग की एज एन नीड नहीं पड़ी। बट अगर आपने कोई प्राइवेट जगह से बीएड किया है या कहीं पे मतलब आपको वो डिस्कशन वाली चीज़ नहीं मिली है, तो कोचिंग आप ले सकते हैं। वैसे तो बीएड में ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर जानना चाहें कि कौन सी बुक वो पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं गाइडेंस के लिए, तो आप कौन सी बुक आप गाइड करेंगे? एडवाइस? मैम बुक्स तो देखिए सारी ही सेम होती हैं, सब में सेम ही चीज़ें हैं, है ना, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। बट द थिंग इज, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जैसे अभी आपसे कहा, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, हम रिपीटेडली उनको पढ़ते रहेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है कि वो इम्प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड, और जब एक बार इम्प्रिंट हो गया तो फिर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आराम से हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है while preparing for the competitive exam। अब आप मुझे बताइए कि सीटेट को अगर आप 1 टर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? मैम सीटेट 1 टर्म में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है आपकी। व्यूअर्स को आप
एडवाइस करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि लास्ट मंथ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट मंथ में वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस लास्ट मंथ में वो किस चीज़ों का ध्यान रखें? अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है अपने तरीके से जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉक टेस्ट देने हैं, फुल मॉक टेस्ट, उससे घबराना नहीं है। मार्क्स कम आएंगे स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, आप आगे मॉक टेस्ट करिए, इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव कैसे होगा? मिस्टेक्स एनालाइज करके। आज हमने मॉक टेस्ट दिया, उसके मिस्टेक्स एनालाइज की, वो ही जो जहाँ पे मिस्टेक्स हैं वो कॉन्सेप्ट रिवाइज किए और उसके बाद अगेन मॉक टेस्ट दिया। बढ़ेगा। और जो बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, वो दोबारा से रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम एडवाइस है कि सेम प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कशन कीजिए, आपस में मॉक टेस्ट दीजिए और उसी से वो अपनी लाइन को पकड़ सकते हैं। जो भी हमने इनसे जाना शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इन्हीं के जो इन्होंने एडवाइस दी है उसको फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। डरना नहीं है, मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसी चीज़ को ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बस। और देखिए फिर आपका सीटेट जो अभी आगे होने वाला है वो क्लियर हो ही जाएगा। आपको कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर सीटेट डिस्कशन बैच। मेनली सीटेट गाइडेंस बैच है मेरा, जिसमें हम डिस्कशंस करते हैं और उसी से हमारे स्कोर भी बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ती है और एग्ज़ाम तो क्लियर डेफिनेटली होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू सो मच।